हेलो एवरीवन, कंप्यूटर लैब में आप सबका स्वागत है। आज एक्सेल की 24वीं क्लास में हम सैलरी शीट बनाना सीखेंगे विद फॉर्मूला एंड फॉर्मेटिंग। सैलरी शीट में एम्प्लॉइज के नाम, उनकी आईडी और उनकी सैलरी का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। उनकी सैलरी को कैलकुलेट किया जा सकता है उनकी अटेंडेंस के आधार पर। लेकिन इसे बनाते कैसे हैं और ये कैसे एक बार फॉर्मूला लगाने पर हर बार ऑटोमेटिकली सैलरी कैलकुलेट कर सकती है, आइए पता लगाने के लिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो हम आ गए हैं अपनी एक्सेल सीट पर आज का अपना टॉपिक सीखने के लिए, जो कि है सैलरी सीट। सैलरी सीट कैसे बना सकते हैं हम एक्सेल में। एक्सेल में सैलरी सीट बनाने के लिए हमें पहले एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस कॉलम में क्या चीज लिखना चाहते हैं, यानी कि आपकी हेडिंग्स क्या रहेंगी। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट कॉलम रहेगा, जो फर्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी, वो मैं यहाँ लिखूंगा एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी क्या होता है? हर एम्प्लॉय को किसी कंपनी में जो भी वो काम करता है, उस कंपनी के द्वारा उसे एक आईडी नंबर दिया जाता है, जिससे उसकी पहचान होती है कि इसका नाम क्या है, ये किस पोस्ट पर काम करता है और इसकी सैलरी क्या है। सब रिकॉर्ड जो एम्प्लॉय आईडी के बेस पर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा फर्स्ट कॉलम रहेगा हमारा एम्प्लॉय आईडी। सेकेंड कॉलम रहेगा हमारा यहाँ पर नेम्स के लिए कि उनके नाम क्या है। और ऐसे ही थर्ड रहेगा पोस्ट के लिए, यानी कि वो किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, मैनेजर है, ऑफिसर है या लेबर है, वो हम इस थर्ड कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे उनकी बेसिक सैलरी, यानी कि उनके हर महीने कितनी सैलरी दी जानी चाहिए, जो भी हमने डिसाइड किया वो हम यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट, यानी कि उनकी उपस्थिति, कितने दिन वो प्रेजेंट रहे, कितने दिन आए हैं वो। और इसी के साथ हम यहाँ पर लिखेंगे एब्सेंट, यानी कि वो कितने दिन एब्सेंट रहे हैं, कितने दिन उन्होंने महीने में छुट्टी की है। और इसी के आधार पर नेक्स्ट हमारा कॉलम रहेगा टोटल वर्किंग डेज, कि टोटल कितने वर्किंग डेज वो आए हैं उस महीने में, जिसके बेस पर उनको सैलरी दी जानी चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट कॉलम, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी सैलरी, यानी कि वर्किंग डेज के हिसाब से उनकी कितनी सैलरी बनती है महीने में, वो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे विद फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी पीएफ। पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, जो कि आपकी सैलरी से कटता है हर महीने। कितना कटता है? 12% काटा जाता है। इसके बेनिफिट्स आपको बाद में मिलते हैं, पीएफ आपको बाद में मिलता है, लेकिन ये आपकी सैलरी से हर महीने 12% कट कर लिया जाता है। और वो कितना कट होगा आपकी सैलरी के हिसाब से, उसका रिकॉर्ड हम इस कॉलम में रखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एडवांस। लोगों को सैलरी मिलने से पहले कभी पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो वो एडवांस ले लेते हैं, लेकिन उस एडवांस का भी रिकॉर्ड रखा जाता है, उसका भी हिसाब रखा जाता है, ताकि बाद में एम्प्लॉय को सैलरी देते वक्त उस एडवांस को कट कर लिया जाए, हिसाब बराबर कर लिया जाए। तो अगर किसी ने एडवांस लिया है तो वो हम इस कॉलम में मेंशन करने वाले हैं। और इसके बाद आता है एचआरए। एचआरए का मतलब है हाउस रेंटल अलाउंस। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो आपको किराए के लिए भी, मकान अगर आपने कोई किराए पे लिया है, आप किराए पे रहते हैं, तो वो भी अलाउंस आपको देती है, हाउस रेंटल अलाउंस। ये हो सकता है आपकी पोस्ट पर डिसाइड हो कि इस पोस्ट वाले इंसान को मिलेगा, इस पोस्ट वाले एम्प्लॉय को मिलेगा, या हो सकता है आपकी सैलरी पर डिसाइड किया जाए कि इतने से ज्यादा सैलरी वालों को एचआरए दिया जाएगा। तो वो दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, हम यहाँ लिखेंगे। कितना दिया जा रहा है वो भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम, हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी कन्वेंस, यानी कि आने जाने का किराया भी कुछ कंपनियां देती हैं, तो वो कितना रहेगा, किस बेस पर रहेगा, वो हम इस कॉलम में मेंशन करेंगे। उसके बाद आती है ग्रोस सैलरी, यानी कि टोटल मिला के सब जो भी आपको मिल रहा है, टोटल वर्किंग डेज की सैलरी हो गई, एचआरए हो गया, आपका कन्वेंस हो गया, वो सब मिला के आपकी सैलरी कितनी बनी। और उसके बाद लास्ट कॉलम रहेगा हमारा नेट सैलरी के लिए, क्योंकि पीएफ और एडवांस अगर आपने लिया है तो वो आपकी सैलरी से कट किया जाएगा, और कट करने के बाद आपके पास जो सैलरी आएगी, नेट सैलरी, वो यहाँ लिखी जाएगी। तो हमारी हेडिंग्स यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, हमने सारे कॉलम्स तैयार कर लिए हैं कि कहाँ क्या लिखना है। तो हमने यहाँ पर अपनी सारी हेडिंग्स लिख ली हैं। हमारे पास अब टेबल बनाने के लिए हमारे कॉलम्स मौजूद है, जहां हम अपना डाटा लिखने वाले हैं। अब क्योंकि ये हमारी मेन हेडिंग्स हैं जहां हम अपना पूरा डाटा लिखने वाले हैं, तो इन्हें हमें थोड़ा फॉर्मेट करना पड़ेगा। हम टेबल को फॉर्मेट करना ऑलरेडी सीख चुके हैं,
है ना। अगर आपने नहीं सीखा है, आपको नहीं बनाना आता टेबल कैसे बनाते हैं, तो आप ऊपर आई बटन पे इस वक्त लिंक नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे अब थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए हमने यहाँ पर कई वर्ड्स लिखे हैं जो सेल के मुकाबले थोड़े बड़े हैं, जैसे कि टोटल वर्किंग डेज, ये देखिए यहाँ पूरा नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ग्रोस सैलरी है, ये भी पूरी तरह से इसमें नजर नहीं आ रहा है। बेसिक सैलरी भी हमारा आधा कटा हुआ है। तो इनको एडजस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इस रो की जो हाइट है ना उसको थोड़ा बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे, देखिए ये रो नंबर 3 में है, हम यहाँ जाएंगे और अपना कर्सर थोड़ा नीचे लाएंगे जहां ये रो खत्म होती है। ठीक है, जब आपका कर्सर कुछ ऐसा नजर आए, इसे क्लिक कीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए और आपकी रो की हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे एरो का निशान आ गया, क्लिक करेंगे और आपकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। और अब आप क्लिक करेंगे यहाँ रैप टेक्स्ट पर, क्लिक करेंगे रैप टेक्स्ट, और देखिए आपका जो टेक्स्ट इस सेल में नहीं एडजस्ट हो पा रहा था, पूरी तरह से नजर नहीं आ रहा था, वो अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। अब ये अच्छे से नजर आ रहा है, जैसे कि यहाँ वर्किंग डेज और यहाँ पर बेसिक सैलरी। क्योंकि कन्वेंस एक सिंगल वर्ड है, इसने इसको भी रैप कर दिया है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी कॉलम की विड्थ को थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि ये सिंगल वर्ड के रूप में ऐसे नजर आए। ठीक है, तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसका अलाइनमेंट सेट कर देते हैं, इसे हम कर देते हैं यहाँ पर मिडल में। पूरी लाइन को सिलेक्ट किया और आप इसका अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर, और इसी के साथ आप इसका अलाइनमेंट कर देंगे मिडल अलाइन, यानी कि आपने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से इसको अलाइन कर दिया। अब ये ज्यादा अच्छा लगा, इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, क्योंकि हमारी ये मेन हेडिंग्स है, मेन लाइंस है, हम इसे येलो फॉर्मेट दे देते हैं और टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं ताकि ये उनसे थोड़ा हटके नजर आए, अलग नजर आए हमारे बाकी डाटा के मुकाबले। ठीक है, तो हमने इसको बोल्ड इफेक्ट दे दिया है। बोल्ड इफेक्ट देने के बाद क्या करेंगे, आप इसे बॉर्डर दे देंगे। आप यहाँ जाएंगे बॉर्डर पे और क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर, और ये हर कॉलम को, हर सेल को बॉर्डर दे देगा। अब ये ज्यादा अच्छे से नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर 10 लोगों का डाटा बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी के तौर पर मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ A101, और इसी तरह सीरीज में हम लिख देंगे A102। ठीक है, अब आपको पता है आपको आगे सीरीज कैसे चलानी है। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कॉर्नर पे जाएंगे और इसे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे, और ये ले लिया हमने 10 लोगों का यहाँ पर डाटा ले लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिख ली है, इनके नाम लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट कॉलम हमारा नेम्स का है, तो हम यहाँ पर इनके नाम लिख लेंगे। ये हमने इनके नाम लिख लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है हमारे पास पोस्ट, यानी कि किस पद पर काम कर रहे हैं, इनकी पोस्ट क्या है, यानी कि मैनेजर है, ऑफिसर है या लेबर है, वो हम यहाँ पर अब लिख लेंगे। हमने पोस्ट यहाँ पर लिख ली है कि उनकी पोस्ट क्या है। अब बारी आती है बेसिक सैलरी, यानी कि उनके एक महीने की जो सैलरी डिसाइड की गई है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। हमने उनकी बेसिक सैलरी लिख ली है। अब बारी आती है प्रेजेंट की, यानी कि वो महीने में कितने दिन आए हैं, प्रेजेंट उनकी कितने दिन की लगी है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे उनकी प्रेजेंट। प्रेजेंट लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे उनकी एब्सेंट, कि कितने दिन वो एब्सेंट रहे, कितने दिन उन्होंने छुट्टी की है महीने में। एब्सेंट लिखने के बाद अब हम यहाँ निकालेंगे टोटल वर्किंग डेज, यानी कि टोटल कितने दिन उनके वर्किंग डेज काउंट होते हैं, कितने दिन उन्होंने वर्क किया है। अब आप कहेंगे कि जितने दिन वो प्रेजेंट रहे हैं, यानी कि उनकी प्रेजेंट जितनी है वही तो होंगे उनके वर्किंग डेज। लेकिन हम ये बोल जाते हैं कि हॉलीडे या संडे को किसी भी तरह की अटेंडेंस नहीं लगती, ना ही वहाँ प्रेजेंट काउंट होता है, ना ही वहाँ एब्सेंट काउंट होता है। तो संडे या हॉलीडे तो यहाँ काउंट हुआ ही नहीं, है ना। तो आप 18 दिन कह सकते हैं इसकी प्रेजेंट है मिस्टर राजेश की, लेकिन वर्किंग डेज यहाँ पर हमारे निकलेंगे हॉलीडे और संडे को इंक्लूड करके। अब वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो तो हर महीने में अलग अलग हो सकते हैं, है ना। किसी महीने में हो सकता है 5 संडे हो, या हो सकता है संडे तो 4 ही हो लेकिन कोई और हॉलीडे भी हो, है ना। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप एब्सेंट को काउंट करो, एब्सेंट कितनी है, और उसे महीने के दिनों में से माइनस कर दो। महीने में कितने दिन, 30 दिन माने जाते हैं, है ना। तो आप इसका फॉर्मूला लगा देंगे, कैसे, इक्वल टाइप करेंगे 30, यानी कि 30 दिन महीने के, और उसमें से माइनस कर देंगे एब्सेंट, कि कितने दिन वो बंदा एब्सेंट रहा है, और हिट करेंगे एंटर, और यहाँ उसके टोटल वर्किंग डेज आ जाएंगे। टोटल वर्किंग डेज बन गए इसके 22।
क्यों? क्योंकि इस महीने में 4 संडे भी थे और इसने ऑटोमेटिकली इसके वर्किंग डेज काउंट करके हमें दे दिए। तो ये सबसे सिंपल तरीका है अगर आपको वर्किंग डेज निकालने हैं तो। ठीक है, सभी का निकाल लेते हैं हम। एक पे फॉर्मूला लगा दिया, अब इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे और ये सभी के टोटल वर्किंग डेज हमें यहाँ निकाल कर दे देगा। अब बारी आती है सैलरी की, यानी कि टोटल वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी बनी कितनी। एक महीने की तो हमें बता दी, जो बेसिक सैलरी थी वो है मिस्टर राजेश की 20,000, लेकिन क्योंकि वो 8 दिन एब्सेंट रहा है तो टोटल वर्किंग डेज हो गए उसके 22, तो 22 डेज की उसके सैलरी कितनी बनेगी। अब इसे निकालने के लिए हम यहाँ एक और फॉर्मूला लगाएंगे। आपके पास टोटल वर्किंग डेज है, उसकी बेसिक सैलरी है, तो आपको लगाना है यहाँ फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगाना है वो मैं बताता हूँ। आप टाइप करेंगे इक्वल, सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, सैलरी गुना करेंगे इसको टोटल वर्किंग डेज से। कितने टोटल वर्किंग डेज थे यहाँ लिखे हमारे, टोटल वर्किंग डेज को करेंगे सिलेक्ट और इसे भाग दे देंगे 30 से, 30 से डिवाइड कर देंगे और हिट करेंगे एंटर। और यहाँ हमारी उसकी सैलरी निकल आई है कि टोटल मिस्टर राजेश की सैलरी कितनी बनती है अगर उनके वर्किंग डेज 22 हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इन सभी की सैलरी निकाल लेंगे। बस एक बार फॉर्मूला लगाया, अब आप इसे करेंगे सिलेक्ट और इसे नीचे तक ऐसे ड्रैग करेंगे और ये सभी की सैलरी निकाल देगा उनके वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग और उनकी जो सैलरी है उसके अकॉर्डिंग अपने आप। अब बारी आती है पीएफ की। पीएफ 12% काटा जाता है। उससे पहले हमें यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पीएफ 12% आखिर कितना बनता है आपकी बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 12% हमें बता ही दिया गया है। ठीक है, बेसिक सैलरी है हमारे पास, तो यहाँ आप प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा वो देखिए। शुरुआत करेंगे इक्वल से, अपनी बेसिक सैलरी को करेंगे सिलेक्ट, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 12 लिखने के बाद आप यहाँ पर सिंबल लगा देंगे, शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करके परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। परसेंटेज का सिंबल लग गया, 12% हो गया। अब आप हिट करेंगे एंटर और ये आपकी सैलरी से अपने आप 12% कैलकुलेट करके निकाल देगा कि पीएफ कितना बनता है। अब सभी का हमने पीएफ निकालना है, उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो अगेन सेम, आप इसे सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसके कॉर्नर पे जाएंगे, प्लस का सिंबल आ गया। अब आप क्लिक करेंगे और इसे नीचे तक ड्रैग करेंगे और ये सभी का पीएफ कैलकुलेट करके दे देगा। उसके बाद बारी आती है एडवांस की, कि मिस्टर राजेश ने कोई एडवांस लिया है तो आप यहाँ मैन्युअली लिख देंगे। अब क्योंकि एडवांस कितना भी हो सकता है तो इस पर आप फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, तो मैन्युअली आपको लिखना पड़ेगा जितना भी उसने एडवांस लिया होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मिस्टर राजेश ने कोई एडवांस नहीं लिया, ये मैनेजर है, इनकी सैलरी अच्छी है, इन्हें जरूरत नहीं पड़ती भाई। ठीक है, हो सकता है लेबर ने लिया हो, तो हम यहाँ लेबर को थोड़ा एडवांस दे देते हैं। मान लेते हैं कि उन्होंने एडवांस लिया था। ठीक है, एडवांस हमने यहाँ लिख दिया है कि किसने कितना एडवांस लिया था। नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास HRA, यानी कि हाउस रेंटल अलाउंस। बहुत सी कंपनियां होती है जो आपको हाउस रेंट भी देती है, अलाउंस के रूप में आपको किराया भी देती है। ये कंपनी के नियमों के हिसाब से मिलता है। हो सकता है कंपनी ने डिसाइड किया हो कि हम अपनी कंपनी में जिन लोगों की सैलरी 20,000 या उससे ज्यादा है उन्हें 1,000 रुपए HRA के रूप में मिले, और जिसकी सैलरी 20,000 से कम है उन्हें 500 रुपए मिले। तो यहाँ इफ की कंडीशन आ गई है, इफ वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम यहाँ पे, जो कि हम पहले सीख चुके हैं। अगर आपको नहीं पता, आपने नहीं सीखा, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कि इफ फंक्शन आप कहाँ और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इफ फंक्शन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, इक्वल टाइप करेंगे IF, इफ ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, सैलरी को करेंगे सिलेक्ट क्योंकि हम सैलरी पर कंडीशन दे रहे हैं। सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद बताएंगे सैलरी अगर ज्यादा है, ग्रेटर देन या बराबर है, इक्वल कितने के, हमने डिसाइड किया 20,000 के, तो हम यहाँ टाइप कर देंगे 20,000। मैंने टाइप कर दिया 20,000, कोमा तो क्या हो, अगर 20,000 है या उससे ज्यादा है तो मिल जाए उन्हें 1,000 रुपए। मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर 1,000, कोमा लगाएंगे और बताएंगे अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, यानी कि किसी की सैलरी 20,000 से कम है तो क्या हो, तो उसे मिल जाए 500 रुपए। हम यहाँ टाइप कर देंगे कोमा लगाने के बाद 500 और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, हिट करेंगे एंटर और ये अपने आप हमारी सैलरी के अकॉर्डिंग HRA कैलकुलेट करके यहाँ पर दे देगा। अब आप इसे ड्रैग करेंगे बाकी फॉर्मूला के जैसे, नीचे तक ड्रैग किया और देखिए इसने सबकी
सैलरी को देखा, कैलकुलेट किया और उसी के आधार पर इन्हें एचआरए दे दिया। जिसकी सैलरी 20 या उससे ज्यादा थी उसे 1000 और जिसकी कम थी उसे यहाँ 500 रुपए मिल गए हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर कन्वेंस की बात आती है। ये भी ऐसे ही डिसाइड किया जाता है कि मान लीजिए इस कंपनी ने डिसाइड किया है कि जिसकी सैलरी 20,000 या उससे ज्यादा है उसे तो मिल जाए 800 रुपए और जिसकी कम है उसे मिल जाए 400 रुपए। तो सेम कंडीशन आ गई हमारी। यहाँ फिर से इफ वाला फंक्शन लगाया जाएगा। कैसे लगाएंगे अब आपने देख ही लिया है। सिंपल फॉर्मूला है, इक्वल आई एफ ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, कंडीशन किस पे दी गई है, सैलरी पर। तो आप क्या करेंगे, सैलरी को करेंगे सिलेक्ट। सैलरी अगर ज्यादा है, ग्रेटर देन या बराबर है, इक्वल कितने के बताया मैंने, 20,000 के, तो यहाँ आप टाइप करके बता देंगे 20,000 20000 20,000 लिख दिया। अब लगाएंगे कोमा। अगर ऐसा है यानी कि 20,000 या उससे ज्यादा है तो क्या हो, कोमा लगाने के बाद बताएंगे हम, तो उसे मिल जाए कन्वेंस के रूप में 800 रुपए। और अगर ऐसा नहीं है यानी कि 20,000 से कम है अगर सैलरी, तो क्या हो, कोमा लगाएंगे, उसको मिल जाए 400 रुपए। कोमा लगाने के बाद आप टाइप कर देंगे 400 और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, हिट करेंगे एंटर और ये इसी तरह कन्वेंस भी अपने आप कैलकुलेट करके हमें दे देगा। सेम ऐसे ही आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे और ये सब का कन्वेंस यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको दे देगा। अब बारी आती है ग्रॉस सैलरी की, यानी कि आपको एचआरए मिल गया, कन्वेंस मिल गया, आपके टोटल वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग सैलरी मिल गई। अब वो सब मिलके बना कितना, हुआ कितना, वो हम यहाँ डिसाइड करेंगे, यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम इन सबको जोड़ देंगे। कैसे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे और सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे अपनी सैलरी जो आपको यहाँ मिली है आपके टोटल वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग, सिलेक्ट करेंगे और लगाएंगे यहाँ पर सिंबल प्लस का, क्योंकि एचआरए हमें मिल रहा है तो हम इसे प्लस करेंगे। प्लस का सिंबल लगाया और सिलेक्ट किया हमने एचआरए। उसके बाद हमें जो चीज मिल रही है वो है कन्वेंस, हमें आने जाने का किराया भी मिल रहा है। तो आप अगेन प्लस का सिंबल लगाएंगे और कन्वेंस को सिलेक्ट करेंगे और हिट करेंगे एंटर और यहाँ आपकी ग्रोस सैलरी आ जाएगी। सभी की ग्रोस सैलरी निकाल लेते हैं कि सभी को एचआरए और कन्वेंस के साथ कितनी सैलरी मिल रही है। तो ये आ गई हमारी सैलरी। लेकिन नेट सैलरी क्या होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर एडवांस भी लिया है और हमारा पीएफ भी कट रहा है, तो ये अभी तक हमने काटा नहीं है इस ग्रोस सैलरी में से। तो लास्ट में महीने के आखिर में इनको कटने के बाद हमें जो सैलरी मिलेगी वो होगी नेट सैलरी। क्योंकि अब हमारे पास ग्रोस सैलरी आ गई है तो हम क्या करेंगे, ग्रोस सैलरी में से एडवांस अगर आपने लिया है तो, और पीएफ आपकी सैलरी में से घटा दिया जाएगा, क्योंकि पीएफ तो कटता है ना, और अगर एडवांस लिया तो वो भी वापस वसूल किया जाएगा, वो भी कटेगा। तो हम यहाँ ग्रोस सैलरी में से इसे माइनस कर देंगे और आपकी नेट सैलरी आ जाएगी। कैसे करेंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे और सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे आपकी ग्रोस सैलरी और अब लगाएंगे सिंबल माइनस का, क्योंकि अब पीएफ काटा जा रहा है आपकी सैलरी से। आप यहाँ जाएंगे, पीएफ को करेंगे सिलेक्ट, पीएफ सिलेक्ट करने के बाद आप अगेन माइनस का सिंबल लगाएंगे, लगाया माइनस का सिंबल, क्योंकि एडवांस भी अगर आपने लिया है तो वो भी काटा जाएगा, तो आप इसे भी सिलेक्ट करेंगे, एडवांस वाला सेल सिलेक्ट किया और हिट करेंगे एंटर और आपकी नेट सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह आपको सभी की सैलरी निकालनी है तो आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉर्नर पे जाएंगे, नीचे ड्रैग करेंगे और ये सब की सैलरी कैलकुलेट करके दे देगा। और ये आ गई मेरी नेट सैलरी, जो भी मुझे कन्वेंस एचआरए मिला है और जो भी पीएफ या एडवांस काटा गया है उसके बाद जो बनती है। और इसी के साथ यहाँ हमारी सैलरी शीट कंप्लीट हो चुकी है। इसे भी हम थोड़ा फॉर्मेट कर लेंगे। हम इस पूरी टेबल को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और इसे बॉर्डर दे देंगे, ऑल बॉर्डर, और क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा अच्छे से दिखाई देना चाहिए, हम इसका अलाइनमेंट कर देंगे मिडल में कुछ इस तरीके से। अब ये ज्यादा अच्छे से नजर आ रहा है। आप चाहे तो अपनी सहूलियत के हिसाब से सभी एम्प्लॉयज आईडी को फॉर्मेट दे सकते हैं, या हो सकता है आप टोटल नेट सैलरी को यहाँ से अलग फॉर्मेटिंग देना चाहें, अलग से उसे हाईलाइट करने के लिए। फॉर एग्जांपल इसे आप बोल्ड कर सकते हैं या इसके बैकग्राउंड में आप कोई और कलर दे सकते हैं ताकि आप इसे हाईलाइट करके दिखा सकें, कुछ इस तरीके से। यह आपके ऊपर है, अगर आप इसे ऐसा फॉर्मेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक एक सैलरी शीट तैयार हो चुकी है। और इसे बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है
कि आप इसे कॉपी कर सकते हैं हर महीने की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए। आपको बस इसे अगली शीट में कॉपी करना है और हर महीने के साथ प्रेजेंट और एब्सेंट इसमें फीड कर देनी है और ये अपने आप इनकी सैलरी कैलकुलेट कर लेगा। उनका पीएफ, उनका एचआरए और उनका कन्वेंस हर बार अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको नेट सैलरी दे देगा कि किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। आपको बस एक बार फॉर्मूला लगाना है, बस एक बार टेबल बनानी है और ये हर बार अपने आप आपके एम्प्लॉयज की सैलरी ऐसे ही कैलकुलेट करके देता रहेगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने सैलरी शीट बनाना सीखा। अगर आपको आज की हमारी क्लास यानी वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए और अगर आप पढ़ने लिखने के सफर पर हमारे साथ ऐसे ही बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।